हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, एक ऐसा क्षेत्र जो चार भुजाओं से घिरा हुआ हो उसे हम क्या कहेंगे? चतुर्भुज। ये हमने किसी स्पेसिफिक टाइप का क्वाड्रिलेटरल यानी किसी खास तरह का चतुर्भुज नहीं लिया है। ये कैसा भी एक क्वाड्रिलेटरल है, इसका कोई टाइप नहीं है। आगे हम लोग कई टाइप का चतुर्भुज पढ़ेंगे, जैसे समांतर यानी पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ट्रेपेजियम, ये सब हम आगे पढ़ेंगे, काइट। लेकिन सबसे पहले हमने जो फिगर बनाया है ये है जनरल टाइप का जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसका हमने फिगर बनाया है। देखिए, सबसे पहली प्रॉपर्टी, इसके चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, चारों कोनों का योग कितना होगा? 360 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 क्यों होता है? त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री क्यों होता है? ये हम लोग जब पॉलीगन चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ इन चीज़ों को बखूबी सीखेंगे। ठीक है ना। अब देखिए, इसका एरिया अगर कहा जाएगा निकालने के लिए, तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाली रेखा को हम डायगोनल कहते हैं, है ना। AC या BD, AC या BD क्या कहलाएगा? डायगोनल इंग्लिश में, और हिंदी में विकर्ण। ठीक है। अगर इस क्वाड्रिलेटरल का क्षेत्रफल आपको निकालना हो तो सवाल में आपको कोई एक डायगोनल दिया हुआ रहेगा, जैसे DB की लंबाई दी जाएगी और साथ में बचा हुआ दोनों वर्टेक्स यानी A और C से DB पर गिराए गए परपेंडिकुलर यानी लंब की लंबाई भी आपको दी जाएगी। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि DB की लंबाई x है, DB की लंबाई x है और यहाँ से जो परपेंडिकुलर इस पर गिराया इसकी लंबाई a है, और यहाँ से परपेंडिकुलर जो इस पर गिराया इसकी लंबाई b है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो ये दो ट्रायंगल हो जाएगा उस कंडीशन में, और हम दोनों ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकाल करके ऐड कर देंगे। दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन बेस क्या हो जाएगा बंधु? x हो जाएगा, है ना। दैट मीन्स हमारा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल का? ये हुआ दूसरा नंबर पॉइंट। और तीसरा नंबर पॉइंट में एरिया आपका क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू 1 डायगोनल। ये हमने एग्जाम्पल ही ले लिया, एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छा आपको समझ में आएगी बात। इंटू A प्लस B, ये इस ट्रायंगल का होगा 1/2 इंटू x इंटू A, इस ट्रायंगल का, और इसका 1/2 इंटू x इंटू B, तो 1/2 इंटू x कॉमन आ गया, यही आपका रह गया। लेकिन अगर सवाल में ऐसा कह दिया जाए आपसे कि दोनों डायगोनल एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, दोनों डायगोनल एक दूसरे पर क्या है? परपेंडिकुलर है, और दोनों डायगोनल की लंबाई भी आपको दी जाए। ठीक है, तो उस कंडीशन में इफ डायगोनल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे का, आप हिंदी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, एक दूसरे पर क्या है? लंब है। अगर डायगोनल एक दूसरे पर लंब है तो आप बताइए क्या हो जाएगा? अगर ये हमारा A था, ये हमारा B था, उस कंडीशन में A प्लस B आपका जो है पूरा सेकेंड वाला डायगोनल यानी AC हो जाएगा। दैट मीन्स A प्लस B को हम सिर्फ AC यहाँ लिख देंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उस कंडीशन में हमारा एरिया क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू, अगर इसकी लंबाई D1 है तो D1 इंटू D2।
ठीक है, अभी हम बता दे रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ये रोम्बस में यही फॉर्मूला होता है, स्क्वायर में भी आपका यही फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, क्योंकि रोम्बस में और स्क्वायर में दोनों जो डायगोनल है वो एक दूसरे पर अभिलंब यानी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। चलिए, पेरीमीटर तो मतलब चारों ही साइड को आप ऐड कीजिएगा, वही पेरीमीटर हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल का। ये जनरल फॉर्मेट का हमने एक क्वाड्रिलेटरल लिया है और चीज़ें आपको हम समझा रहे हैं कि ये कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल नहीं है, तो इस कंडीशन में क्या क्या होगा। अब देखिए, किसी क्वाड्रिलेटरल के बाहर से अगर सर्किल गुजरता है, ध्यान रखना हमने पहले भी बताया था पिछले वीडियोज़ में, और इस वीडियो में भी हम आपको बता रहे हैं कि किसी ट्रायंगल के चारों तरफ से हमेशा एक सर्किल पास कर सकती है, चाहे वो ट्रायंगल कैसा भी हो, उसके चारों तरफ से एक सर्किल आप पास करा सकते हैं। ठीक है, लेकिन किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों तरफ से सर्किल हमेशा पास होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। पास हो भी सकता है और पास नहीं भी हो सकता है, लेकिन जब उसके चारों तरफ से एक सर्किल पास हो, मतलब अगर कहा जाए, इंग्लिश में कहते हैं कि क्वाड्रिलेटरल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक सर्किल, मतलब चारों तरफ से एक वृत्त जो है क्वाड्रिलेटरल को घेर रहा है। तो घेरने का मतलब ये नहीं होता है, ये घेरना नहीं हुआ। घेरने का मतलब क्या होगा यहाँ पर कि चारों वर्टेक्स को भी टच कर रहा है। तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम क्या कहेंगे? साइक्लिक। साइक्लिक, ये हो गया आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, हिंदी में से हम क्या कहेंगे? चक्रीय चतुर्भुज। इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होगा। ठीक है, ये अगर थीटा है तो ये आपका क्या बचेगा? 180 डिग्री माइनस थीटा। समझने का प्रयास करना। अगर मान लो कि ये है वृत्त का केंद्र, समझ रहे हैं मेरी बात को आप? ये क्या है? वृत्त का केंद्र है। तो यहाँ से एक एंगल यहाँ पर कुछ बनेगा। ठीक है, इसको भी हम मिटा रहे हैं। ये सब समझ रहे हैं मेरी बात को? ये एंगल इस तरफ से कुछ बनेगा। अगर ये थीटा है बंधु, तो ये कितना एंगल हो जाएगा? ये 2 थीटा हो जाएगा। अच्छा, एक पॉइंट के चारों तरफ का जो कोण होता है वो 360 डिग्री होता है। तो इधर वाला कोण कितना बचेगा? 360 डिग्री माइनस 2 थीटा, है ना। अब जिस चाप के द्वारा, जिस आर्क के द्वारा यहाँ पर 360 माइनस 2 थीटा बन रहा है, यानी AC आर्क, इधर वाला AC आर्क है ना। दो तरह AC 2 आर्क है, एक इधर वाला और एक इधर वाला। यहाँ ये समझ में नहीं आ रही बात कि मेजर कौन सा है, माइनर कौन सा है, बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है। तो हम ये बता रहे हैं इस तरह से आपको इशारा से कि इधर वाला जो AC चाप है, इसके द्वारा यहाँ पर कोण क्या बन रहा है? 360 डिग्री माइनस 2 थीटा। तो अगर इसी चाप के द्वारा यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा? इसका आधा, यानी इसको हाफ कर देंगे तो आप कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस थीटा। तो देखिए, ये अगर थीटा है तो ये कितना हो जा रहा है? 180 डिग्री माइनस थीटा। मतलब एंगल B प्लस एंगल D हमेशा क्या होगा इसमें? 180 डिग्री। और इन द सेम वे एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू भी क्या होगा? 180 डिग्री। कब? जब किसी चतुर्भुज के चारों तरफ से एक सर्किल गुजरे, अगर गुजर रहा है तो इसका मतलब है कि ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा, या ये अल्फा है तो अल्फा प्लस थीटा 180, है ना। अब हम आपको बता रहे हैं कि ये दोनों को छोड़िए, अगर ये दोनों 180 के बराबर हो गया, कभी भी सवाल में ऐसा दिया हुआ रहे कि एक चतुर्भुज है जिसका एक जोड़ा अपोजिट एंगल जो है उसका सम 180 है, या ऐसा आपको दिया हुआ रहे
कि ये 120 डिग्री है और ये हमारा 60 डिग्री है, ऐसा सवाल में दिया हुआ रहे तो आप क्या समझ जाएंगे, चक्रीय चतुर्भुज है। क्यों? क्योंकि अगर ये दोनों 180 हो गया तो फिर ये दोनों तो अपने आप 180 हो जाएगा। दैट मीन्स ये क्या होगा, चक्रीय चतुर्भुज होगा, यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टेक्स को टच करते हुए एक सर्किल गुजर रही है। प्रॉपर्टीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा, कॉन्सेप्ट के साथ प्रॉपर्टीज को समझना है। अभी हमने जो प्रमाण दिया, इस प्रमाण का सर्किल में भी इस्तेमाल होगा, आगे भी इस्तेमाल होगा, देखिएगा। प्रमाण में कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है, जितना अच्छा कॉन्सेप्ट आपका उतना ज़्यादा सवाल आप एग्ज़ाम में बना पाएंगे। जितना कमज़ोर कॉन्सेप्ट आपका, जितना आप रट के जाते हैं एग्ज़ाम में, उतना ही कम सवाल बना के आप आते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर से सर्किल गुजर रहा है, यानी सर्किल सर्कमस्क्राइब नहीं है, इंस्क्राइब्ड है। क्वाड्रिलेटरल के अंदर से अगर कोई सर्किल है, जैसे ये देखिए हमारा सर्किल है, ये है इसके चारों तरफ अगर एक क्वाड्रिलेटरल है ऐसा, पहले हम सर्किल बना लेते हैं फिर ही एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। देखिए हमने एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया और अब इसे मिटा देते हैं। इस तरह से क्वाड्रिलेटरल बनाना आसान होता है सर्किल के चारों तरफ। ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। तो कभी भी किसी सॉरी, ये तो टच नहीं कर रहा है ना, ये गड़बड़ हो गया। ये देखिए हम इसे टच करा देते हैं, थोड़ा सा ऐसे टच कराते हुए आगे बढ़ा देते हैं। अब हमारा एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल तैयार हुआ है जिसके अंदर से एक सर्किल इंस्क्राइब्ड है। इंस्क्राइब्ड होने का मतलब कि सर्किल अंदर तो होगा लेकिन चारों भुजाओं को टच भी करेगा। तो इस कंडीशन में आमने सामने वाली भुजाओं का योग यानी ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस सी बी होगा। अब बात समझ रहे हैं ऐसा क्यों होगा? हमने आपको बताया था ट्रायंगल चैप्टर में कि यहाँ से यहाँ का जो लेंथ होगा, यानी अगर ये यहाँ से यहाँ अगर x है तो ये भी x होगा। एक किसी ये क्या होगा, ये P Q R S, AP क्या है? AP एक टेंजेंट है, सर्किल पर खींचा गया एक टेंजेंट है। किस बिंदु से? A बिंदु से। और AS भी टेंजेंट है उसी बिंदु से। तो कभी भी किसी सर्किल पर एक बिंदु से दो टेंजेंट मैक्सिमम खींचा जा सकता है और दोनों ही टेंजेंट की लंबाई क्या होगी बंधु? समान। ये देखिए इस तरह से खींचा गया, ये दोनों टेंजेंट की लंबाई कहाँ से कहाँ तक लिया जाता है? यहाँ से यहाँ तक नहीं लिया जाएगा। जिस पॉइंट को टच कर रहा है, और यहाँ बहुत सारा पॉइंट को दिख रहा है टच करता हुआ, लेकिन टच करेगा एक ही पॉइंट को। तो जिस पॉइंट को टच कर रहा है वहाँ से लेके इस पॉइंट का जो लेंथ होगा, इसे ही हम लेंथ ऑफ टेंजेंट कहते हैं। ये और आपका ये दोनों आपस में क्या होगा? समान होगा। तो उसी तरह से AP और AS भी क्या होगा? समान होगा। उसी तरह से PB और QB क्या होगा? समान होगा। DS RS समान होगा, RC QC समान होगा। अब देखना, ये X है तो ये X, ये Y है तो ये Y, ये Z है तो ये Z, ये M है तो ये M। अच्छा, इन दोनों का और इन दोनों का योग क्या हो गया बताइए? M प्लस Z प्लस X प्लस Y। और इन दोनों का योग क्या हो गया? Z प्लस Y प्लस M प्लस X। अब देखिए दोनों आपस में समान हो गया। ठीक है, तो आमने सामने वाला जो साइड होगा उनका सम हमेशा क्या होगा? बराबर होगा। अगर उस क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्किल इंस्क्राइब्ड किया जा सकता है तब। ठीक है, अब ध्यान रखना, कभी भी सवाल में ऐसा है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है
उसके अंदर एक सर्किल चारों वर्टेक्स को टच करता हुआ इंस्क्राइब्ड है, यानी अंदर एक सर्किल है जो चारों वर्टेक्स नहीं, चारों ही साइड को टच कर रहा है। इसका मतलब इतना ही सवाल में कहा जाए, ठीक है, इतना ही सवाल में कहा जाए कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, इसके अंदर एक सर्किल इंस्क्राइब्ड है जो कि चारों ही भुजाओं को टच कर रहा है, चारों ही साइड को टच कर रहा है। तो आप समझ जाइएगा कि AB प्लस DC बराबर CB प्लस AD। अब इसमें किसी 3 का आपको लेंथ दिया हुआ रहे, चौथे का लेंथ पूछेगा, आप 1 मिनट में निकाल लीजिएगा। ये बात पहले से अगर आपके दिमाग में है तब तो फिर कोई बात नहीं, आराम से आप बना लीजिएगा। अगर नहीं दिमाग में है तो फिर वहाँ पर सोचना स्टार्ट कीजिएगा कि ये टेंजेंट बराबर ये बराबर ये, काफ़ी टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल जो जनरल फॉर्मेट का था उसमें जो कुछ हमको बताना था वो हमने बताया। आइए अब स्पेसिफिक टाइप का जो क्वाड्रिलेटरल होता है वहाँ चलते हैं हम लोग। पैरेललोग्राम से स्टार्ट करते हैं। देखिए पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज। देखिए एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा पैरेलल हो, ठीक है, ABCD, इसमें AD और BC समांतर है ना। पैरेललोग्राम में कंडीशन क्या रखा गया है कि आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो आपस में समांतर होनी चाहिए, बस। मतलब AD और BC समांतर हो, DC और AB समांतर हो। अगर हम इन जोड़ों को समांतर लेंगे तो आमने सामने वाले साइड्स इक्वल भी हो जाएंगे, ठीक है। मतलब AD और CB इक्वल भी होगा, DC और AB इक्वल भी होगा। हमने क्या कहा कि अगर आप आमने सामने वाले साइड को समांतर लीजिएगा तो आमने सामने वाला साइड इक्वल भी होगा। देखिए DB क्या है, डायगोनल है, डायगोनल यानी विकर्ण। अच्छा, हमने ये और ये समांतर लिया है ना, तो अगर ये थीटा है तो ये भी हमारा क्या होगा बंधु, थीटा होगा। समझ रहे मेरी बात को। ये अल्फा है अगर, तो ये भी क्या होगा, अल्फा होगा। अच्छा, दो त्रिभुज बन गया, दो त्रिभुज बन गया। कौन कौन सा, DAB और BCD। दो त्रिभुज में दो कोण समान है, तीसरा कोण अपने आप समान हो जाएगा ना। यानी अगर ये x है तो ये भी x हो जाएगा। मतलब ये सिद्ध हो गया कि ये वाला और ये वाला जो अपोजिट वाला एंगल है ये समान होगा। अच्छा, ये भी यहाँ सिद्ध हो रहा है कि ये वाला और ये वाला अपोजिट पूरा एंगल, मतलब पूरा B का मतलब क्या, थीटा प्लस अल्फा, और पूरा D का मतलब क्या, अल्फा प्लस थीटा। ये दोनों भी समान है। मतलब पहला तो आपको यही मिल गया कि अपोजिट एंगल हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। यानी एंगल A बराबर एंगल C और एंगल B बराबर एंगल D। अपोजिट वाला एंगल क्या होगा, हमेशा ही समान होगा। और ये दोनों जो त्रिभुज है ये सिमिलर है, ये तो हमें दिख गया। क्योंकि किसी भी ट्रायंगल का, किसी भी दो ट्रायंगल का अगर तीन संगत कोण समान हो तो उसे हम समरूप यानी सिमिलर कहते हैं। अब देखिए BD जो कि इसकी एक भुजा है और BD इसकी भी एक भुजा है, यानी BD कॉमन भुजा हो गया दोनों का। अच्छा, सिर्फ कॉमन होने से, सिर्फ बराबर होने से नहीं चलता है। अगर दो ये BD इसका इस ट्रायंगल में BD का जो रोल है उस वही रोल अगर इस ट्रायंगल में है तब दोनों संगत कहलाएगा। क्या
इस ट्रायंगल में बी डी का जो रोल है वही इस ट्रायंगल में बी डी का रोल है, तो हम कह सकते हैं हाँ यहाँ भी x के सामने वाला, या ऐसे कहिए इस ट्रायंगल में जो डी बी है इस ट्रायंगल में बी डी है, इस ट्रायंगल का डी बी और इस ट्रायंगल का बी डी संगत है, क्योंकि ये x के सामने वाला है और ये भी x के सामने वाला है। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि थीटा और अल्फा के बीच वाला डी बी है, थीटा और अल्फा के बीच वाला बी डी है। तो डी बी और बी डी दोनों क्या हो गया, संगत भी और समान भी, इसलिए ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम। तो हम कह सकते हैं कि डायगोनल जो है पैरेललोग्राम को दो सर्वांगसम त्रिभुज में बांटता है। इसको आप लिख लीजिएगा, डायगोनल पैरेललोग्राम को दो सर्वांगसम त्रिभुज में बांटता है। यहाँ पर हम शॉर्ट में लिखते हैं ट्रायंगल ए बी डी। अब देखिए सर्वांगसम होगा ट्रायंगल सी। अच्छा, हमने ए से बी लिया यानी एक्स से अल्फा, तो इसमें भी एक्स से अल्फा लेंगे, सी डी बी। ये दोनों क्या होगा बंधु, आपस में सर्वांगसम होगा। अगर हम ऐसे मिला देंगे, ऐसे मिला देंगे तो इधर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल भी क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। जब सर्वांगसम हो ही गया, जब सर्वांगसम हो ही गया तो इस ट्रायंगल में अल्फा के सामने वाला साइड और इस ट्रायंगल में अल्फा के सामने वाला साइड समान हो जाएगा, यानी ए डी और सी डी बराबर होगा। उसी तरह से ए बी और डी सी भी बराबर होगा। ठीक है, तो हमने ये कहा था आपसे कि अगर आप एक ऐसा चतुर्भुज बनाते हैं जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर हैं, तो उस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होंगी। ठीक है, चलिए आते हैं अगले पॉइंट में। देखिए, ये तो बहुत ही आसान सी बात है कि ये और ये इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। पहले खुद से आप सोचिए कैसे होगा, कई एंगल से देखिएगा। ठीक है, जितना एंगल से आप देखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट आपका होता जाएगा, और जितना अच्छा आपका कॉन्सेप्ट होता जाएगा आप एग्ज़ाम में बिलीव कीजिए उतना ही अच्छा करके आइएगा। ठीक है, सारा कॉन्सेप्ट का खेल है बंधु। सवाल बहुत आसान लगने लगता है, अगर आपने एक एक चीज़ को ठीक से देख लिया ना बारीकी से, तो सवाल बहुत आसान लगने लगेगा। ये और ये इन दोनों का योग 180 होगा। एक तो ऐसे कि भाई ये और ये पैरेलल है, जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल काटेगा तो ये दोनों या तो बराबर होगा या इन दोनों का सम 180 होगा। तो बराबर तो लग नहीं रहा है, क्योंकि आप सोचिए कि ये इस तरफ झुका हुआ है और ये इस तरफ झुका हुआ है, तो ये एंगल इसके बराबर होगा ना। दैट मीन्स ये और ये क्या होगा, 180। अपना सेंस से हम बता रहे हैं, है ना। ऐसे आप याद करना चाहते हैं तो ये जो होता है एक ही ओर का एक ही ओर का अंतःकोण का सम 180 डिग्री होता है, जैसा आपकी किताब में लिखा हुआ होता है। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हैं। देखिए, x प्लस अल्फा प्लस थीटा 180 होगा ना, एक ट्रायंगल का तीन कोण का योग x प्लस अल्फा प्लस थीटा 180 होगा। तो ये तो थीटा है, इसी थीटा ही है ये। इन दोनों का सम भी तो x प्लस अल्फा प्लस थीटा हो रहा है, यानी 180 होगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट, आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, एक बात हम आपको यहाँ बताना चाहते हैं बंधु, कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, कैसा भी जनरल फॉर्म का, मतलब कोई स्पेसिफिक टाइप का क्वाड्रिलेटरल नहीं, अगर इसके चारों साइड का मध्य बिंदु आप ले लीजिएगा, मिड पॉइंट आप ले लीजिएगा और इसे मिला दीजिएगा ना, इसे मिला दीजिएगा, तब जो अंदर में एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा ये पैरेललोग्राम बनेगा।
लिख लेना पॉइंट बना करके, ठीक है, पॉइंट बना करके स्टार दे करके लिख लेना कि मिड पॉइंट को मिलाने के बाद जो किसी भी क्वाड्रिलेटरल का, चाहे वो स्क्वायर हो, वर्ग हो या कुछ भी नहीं हो, बस एक क्वाड्रिलेटरल हो, तो उसके मध्य बिंदुओं को अगर आप मिलाएंगे तब एक क्वाड्रिलेटरल जो बनेगा वो क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। अब वीडियो को पॉज करके खुद से समझने का प्रयास करना, खुद से प्रूफ करना कि क्या सच में ये पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। कभी भी हम कुछ बताते हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से उसे साबित करने का प्रयास ज़रूर कीजिए। फिर देखिए हम बता रहे हैं कि हाँ ये पैरेललोग्राम होगा। पैरेललोग्राम के लिए कंडीशन क्या होता है, आमने सामने की भुजा अगर समांतर है यानी पैरेलल है तो वो पैरेललोग्राम है। अब हम अगर इसे ऐसे मिला दें, बताइए ऐसे मिला दें तो ए बी डी एक ट्रायंगल नहीं हो जाएगा। और जब ट्रायंगल हो जाएगा तो हम कह सकते हैं ना कि ये जो पी क्यू है वो बी डी का समांतर होगा, पैरेलल होगा। क्यों पैरेलल होगा, क्योंकि ट्रायंगल ए बी डी में ए बी के का मध्य बिंदु P है और ए डी का मध्य बिंदु Q है। मध्य बिंदुओं को मिलाइएगा तो ये इसका समांतर हो जाएगा। उसी तरह से ये R है और ये S है तो आर एस जो है वो डी बी के समांतर हो जाएगा। दैट मीन्स पी क्यू और आर एस एक दूसरे का समांतर हो गया। फिर आप क्या कीजिए, ए सी को मिला दीजिए इस तरह से। जब AC को मिलाइएगा तो ट्रायंगल हो गया ADC, जिसमें QR AD तथा DC के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है, इसलिए AC के पैरेलल होगा। और उसी तरह से PS भी AC के पैरेलल होगा। दैट मीन्स PS और QR एक दूसरे का समांतर हो जाएगा। तो PQ और RS एक दूसरे का समांतर हुआ, QR और PS एक दूसरे का समांतर हुआ। दैट मीन्स ये कैसा चतुर्भुज हो गया बंधु, पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज, ठीक है। अगले पॉइंट में आ जाते हैं। देखिए अगला पॉइंट है कि दोनों ही जो डायगोनल है यानी AC और BD एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है, समद्विभाजित। समद्विभाजित का मतलब कि अगर ये O है तो AO और OC समान होगा, ये इसके समान होगा, OB और OD समान होगा। अब इसको आप खुद से प्रमाणित करने का प्रयास कीजिए। कैसे प्रमाणित कीजिएगा, ठीक है, और फिर हमारा सॉल्यूशन देख लीजिए। ये अगर थीटा तो ये भी थीटा, ये अगर अल्फ़ा तो ये भी अल्फ़ा। क्यों, क्योंकि दोनों समांतर चतुर्भुज है और ये दोनों समांतर लाइन है AB और CD, और ये अल्टरनेट एंगल हो जाएगा, दोनों समान हो जाएगा। और ये अगर बीटा तो ये भी बीटा। अच्छा, यानी समरूप त्रिभुज हो गया। कौन समरूप त्रिभुज हो गया, OAB OCD, है ना, थीटा अल्फा बीटा समरूप हो गया। अच्छा, जब समरूप हो गया तो देखिए अल्फा से बीटा वाला जो साइड है, अल्फा एंगल से बीटा एंगल वाला जो साइड है, और यहाँ जो अल्फा से बीटा वाला साइड है वो संगत होगा, है ना। समान कोनों के बीच वाला जो साइड होता है दोनों त्रिभुज में वही संगत होता है। या फिर आप ऐसे देख सकते हैं कि थीटा के सामने वाला और यहाँ थीटा के सामने वाला ये संगत हो जाएगा, है ना। यहाँ बीटा के सामने वाला संगत किसका होगा, इसमें बीटा के सामने वाले का, यानी OC संगत होगा OA का, ना कि OB का। बीटा के सामने वाला, इसमें भी बीटा के सामने वाला। दैट मीन्स AB और CD हमारा संगत है, AB और CD संगत है, और साथ में चूंकि पैरेललोग्राम है इसलिए समान भी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांगसम हुआ, है ना। सर्वांगसम सिद्ध करने का सबसे आसान तरीका, तीनों कोण को बराबर कर दो और किसी एक संगत भुजा को समान कर दो। सबसे आसान तरीका, वो जो साइड एंगल साइड ये सब जो याद करते हैं उसका झंझट ही खत्म करो।
तीनों एंगल को समान करो, एक किसी साइड को आप समान कर दो, यानी वो सर्वांगसम हो गया। जब सर्वांगसम हो गया तो इसका मतलब है कि ये और ये क्या होगा, समान होगा। उसी तरह से ये और ये क्या होगा, समान होगा। संगत OA और OC एक दूसरे का क्या है, संगत है। दैट मीन्स सर्वांगसम में OA और OC दोनों समान हो जाएगा। उसी तरह से OB और OD भी समान हो जाएगा। दैट मीन्स डायगोनल बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। OB इक्वल टू OD, OA इक्वल टू OC। समांतर चतुर्भुज में ऐसा जरूरी नहीं है ना, कभी ऐसा जरूरी नहीं है कि ये और ये समान होगा। ये और ये समान अगर हो गया ना तो एक स्पेसिफिक टाइप का समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, वो रोम्बस कहलाता है। वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और ये कोण समान अगर हो गया तो भी स्पेसिफिक टाइप ऑफ समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, उसे हम रेक्टेंगल कहते हैं। वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, यानी आयत। समझ रहे मेरी बात को? तो डायगोनल भी बराबर नहीं होगा, मतलब दोनों डायगोनल एक दूसरे के बराबर नहीं होगा। DB और AC बराबर नहीं होगा, लेकिन एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा। सही है? आगे देखिए अगला पॉइंट। सारा पॉइंट हम देखिए, हम लिखने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप आराम से सारे पॉइंट को लिखते चलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, रिपीट करने का मौका मिलेगा आपको। अगर किसी समांतर चतुर्भुज के अंदर से एक सर्किल गुजर रहा है, मतलब सारे साइड को टच करते हुए, ध्यान रखना, अगर हर एक समांतर चतुर्भुज के अंदर से एक सर्किल नहीं गुजर सकता है, नहीं गुजार सकते हैं आप। एक ऐसा अगर समांतर चतुर्भुज हो जैसा हमने फिगर बनाया है, तो इसके अंदर चारों भुजाओं को टच करता हुआ सर्किल बनाना असंभव है। अगर चारों भुजाओं को टच कर रहा है, कह दिया जाए सवाल में कि एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसके अंदर एक सर्किल है और चारों ही भुजाओं को टच कर रहा है, तो इसका मतलब है कि डेफिनेटली वो समचतुर्भुज होगा। समांतर तो होगा ही, समचतुर्भुज होगा। यानी समांतर चतुर्भुज में भी एक कंडीशन लग गया। समचतुर्भुज एक तरह का समांतर चतुर्भुज है विथ ए स्पेसिफिक कंडीशन। कंडीशन क्या है कि एडजेसेंट साइड समान होगा। समांतर चतुर्भुज में ऐसा जरूरी नहीं है कि एडजेसेंट साइड समान होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन जब हो जाएगा समान तो अभी हमने बताया था आपको कि वो क्या कहलाएगा, समचतुर्भुज। तो अगर किसी सर्किल के चारों तरफ से एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज का सारा साइड सर्किल को टच कर रहा है, चारों साइड, दैट मीन्स वो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ पैरेललोग्राम है। वो कैसा है, समचतुर्भुज है ना। क्यों? क्योंकि हमने कुछ देर पहले आपको बताया था कि अगर कोई भी चतुर्भुज, समांतर और सम की बात छोड़िए, अगर कोई भी चतुर्भुज सर्किल के बाहर से है, यानी सर्किल इंस्क्राइब्ड है चतुर्भुज में, तो इसका मतलब है कि इसका योग और इसका योग उतना ही होगा जितना इसका योग और इसका योग होगा। ये L है, ये M है, और इसकी लंबाई A है, इसकी लंबाई B है, तो A प्लस B उतना ही होगा जितना L प्लस M होगा। अब बताइए, ऐसा समांतर चतुर्भुज रहेगा तो इसमें कभी ऐसा होगा, ये तो L और L समान हो जाएगा, ये अलग M होगा तो ये भी M होगा, लेकिन क्या ये L प्लस L और M प्लस M कभी समान होगा? कभी समान नहीं होगा। अगर साइड अलग अलग साइज का है तब ये इसके समान है, ये इसके समान है, लेकिन इन दोनों का योग और इन दोनों का योग कभी समान होगा? नहीं होगा। तभी समान होगा जब चारों साइड समान होगा, और जब चारों साइड समान होगा तो वो क्या कहलाएगा, समचतुर्भुज, है ना। अगर अंदर से सर्किल पास कर रहा है, इसका मतलब ये है कि इस साइड और इस साइड का योग
उतना ही है जितना इस साइड और इस साइड का योग है। और ये तभी संभव है जब ये इसके बराबर होगा, यानी अपोजिट साइड नहीं, सामने वाला विपरीत साइड नहीं, बगल वाला यानी एडजेसेंट साइड को इक्वल होना पड़ेगा। और उस कंडीशन में वो समांतर चतुर्भुज क्या कहलाएगा? समचतुर्भुज। तो ये इस बात को एकदम ध्यान में रख लेना कि किसी समांतर चतुर्भुज के अंदर अगर एक सर्किल इंस्क्राइब्ड है तो इसका मतलब है कि वो समांतर चतुर्भुज कैसा समांतर चतुर्भुज है, यानी कैसा पैरेललोग्राम है? तो वो एक्चुअली रोम्बस है। ठीक है, एवरी रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम। एवरी पैरेललोग्राम इज नॉट नेसेसरली ए रोम्बस, ध्यान में रखना। एवरी रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम। एवरी पैरेललोग्राम इज नॉट नेसेसरली ए रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम रेक्टेंगल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन रेक्टेंगल तो पैरेललोग्राम है, रहेगा। अब देखिए, अगर कोई ऐसा समांतर चतुर्भुज, देखिए हम एक समांतर चतुर्भुज बना रहे हैं, ठीक है। आप पहले इमेजिन करना, कल्पना करना। कल्पना से बढ़कर तो कुछ है ही नहीं, इमेजिनेशन से ज़्यादा बड़ा धन स्टूडेंट के पास कुछ नहीं। इमेजिनेशन आपको फकीर से बादशाह बना सकता है, और फकीर भी रहें तो बादशाह से कम क्या, लेकिन लोग फकीर भी नहीं हो पाते हैं, बादशाह भी नहीं हो पाते हैं। देखिए, ये एक समांतर चतुर्भुज है। क्या इसके बाहर से, इमेजिन करके बताओ, इसके बाहर से एक सर्किल पास कर सकता है? इसका चारों वर्टेक्स को टच करता हुआ एक सर्किल पास कर सकता है? सोचना ठीक से। ऐसा अगर एक समांतर चतुर्भुज है, मान लो कि ये एंगल है 70 डिग्री का, तो डेफिनेटली ये 110 डिग्री का होगा। ये अधिक कोण दिख रहा है, ये न्यून कोण दिख रहा है। तो क्या इसके चारों तरफ से एक सर्किल इसके वर्टेक्स को टच करता हुआ पास हो सकता है? कभी नहीं पास होगा बंधु, कभी पास नहीं होगा। इमेजिनेशन से तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर एक सर्किल जो ऐसे गुजर रहा है, इसको भी टच कर रहा है, दोनों को टच कर रहा है, तो ये कहाँ टच होगा? ये तो अंदर रह जाएगा। अगर इसको टच करे ना, इसको अगर टच करेगा, देखिए, तो फिर ये बाहर रह जाएगा, ये दोनों वर्टेक्स नहीं हो पाएगा पास। ठीक है। और अगर लॉजिकली आप देखें, ये तो इमेजिनेशन था अपना, लॉजिकली भी अगर आप देखें तो किसी चतुर्भुज सर्किल के अंदर अगर कोई रेक्टेंगल है, कोई चतुर्भुज है, कैसा भी है, तो इन दोनों का योग 180 डिग्री होता है ना? होता है कि नहीं होता है? साइक्लिक हो जाने के कारण किसी समांतर चतुर्भुज में ये और ये 180 हो सकता है। कैसे होगा? अगर ये न्यून कोण है तो ये भी न्यून कोण होगा। अगर ये आपने 70 लिया है तो ये भी 70 लेना होगा आपको। ये दोनों का योग कभी भी 180 नहीं होगा। ये दोनों हमेशा 180 से कम ही रह जाएगा, क्योंकि दो न्यून कोण है। दोनों न्यून कोण मिल करके दो समकोण से कम ही ना होगा। 180 मतलब दो समकोण। और ये दोनों क्या है? ये दोनों अधिक कोण है। ये 110 है तो ये भी 110 हो जाएगा। दैट मीन्स इन दोनों का योग 180 से ज़्यादा हो जाएगा। 180 के बराबर कभी नहीं हो सकता है। तो ऐसे समांतर चतुर्भुज से कभी भी चारों तरफ से एक सर्किल वर्टेक्स को टच करता हुआ पास नहीं कर सकता है, क्योंकि ये साइक्लिक नहीं हो पाएगा बंधु। ठीक है। चारों तरफ से सर्किल पास कर रहा है, यानी वो क्वाड्रिलेटरल। कैसे क्वाड्रिलेटरल है? साइक्लिक। तो समांतर चतुर्भुज को साइक्लिक आप कैसे कीजिएगा? आमने सामने वाले कोण का योग 180 होगा ही नहीं। अगर ये न्यून कोण है तो ये भी न्यून कोण है। लेकिन आप क्या कीजिए कि एक हथौड़ा से हम मारना स्टार्ट कीजिए। ऐसे मारिएगा, ऐसे इधर से हथौड़ा से वार कीजिएगा, तो ये थोड़ा ऐसे सीधा होना स्टार्ट होगा। सीधा होते होते एक समय आएगा जब ये एकदम सीधा हो जाएगा। इतना मारना कि ये एकदम सीधा हो जाए। तब क्या होगा? ये 90 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। उस कंडीशन में इस समांतर चतुर्भुज के चारों तरफ से एक सर्किल पास
कर जाएगा। दैट मीन्स अगर किसी समांतर चतुर्भुज के चारों तरफ से एक सर्किल पास कर रहा है तो डेफिनेटली वो या तो रेक्टेंगल होगा या स्क्वायर होगा। स्क्वायर भी एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर हैं, वो समांतर चतुर्भुज है। तो रेक्टेंगल भी समांतर चतुर्भुज है यानी पैरेललोग्राम है। स्क्वायर यानी वर्ग भी समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम है। रोम्बस यानी, रोम्बस का हिंदी क्या होता है? अरे रोम्बस समचतुर्भुज। समचतुर्भुज भी एक समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम है। तो ये तीनों ही पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज है। दैट मीन्स किसी सर्किल के अंदर अगर एक पैरेललोग्राम है, अगर सर्किल के परिधि पर उनका वर्टेक्स है और कहा जा रहा है कि ये पैरेललोग्राम है, तो आपको क्या समझना है? ये या तो आयत होगा या ये वर्ग होगा। ठीक है, किसी सर्किल के अंदर आप एक आयत बना सकते हैं। ये देखिए आयत हो जा सकता है और केंद्र यहाँ पर होगा। कभी भी आयत जब बनाइएगा ना तो ऐसे आप आयत नहीं बना सकते हैं, ऐसे तो समलंब बन जाएगा यानी ट्रेपेजियम। आयत जब भी बनेगा तो आयत का आधा हिस्सा केंद्र के ऊपर, आधा हिस्सा केंद्र के नीचे रहेगा। ठीक है, ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में धीरे धीरे आएगा। सर्किल पढ़ेंगे, क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे, ये सारा कुछ आप समझेंगे आराम आराम से। ठीक है ना? चलिए अच्छा, आप खुद से सोच के बताइए, एक ऐसा रोम्बस, हर एक वर्ग एक रोम्बस है, ये भी ध्यान में रखना। हर एक वर्ग क्या है? एक रोम्बस है। हर एक वर्ग एक समचतुर्भुज है। ठीक है, समचतुर्भुज का यही कंडीशन होता है कि भाई चारों साइड आपस में बराबर हो और आमने सामने वाला समांतर हो। रोम्बस का क्या कंडीशन है? चारों साइड आपस में बराबर हो और आमने सामने वाला समांतर हो। तो ये एक रोम्बस है। अब इसमें ऐसा नहीं कहा जाता है कि ये एंगल जो है वो 60 डिग्री का ही हो, ये 120 डिग्री का ही हो। अगर हम इन दोनों को 90-90 कर दें तो क्या हो जाएगा? ये एक वर्ग हो जाएगा। दैट मीन्स वर्ग भी एक रोम्बस है। तो वर्ग के चारों तरफ से तो एक सर्किल पास कर सकता है, लेकिन एक ऐसा रोम्बस जो कि वर्ग नहीं है उसके चारों तरफ से कभी सर्किल पास नहीं करेगा बाहर से। ठीक है, एक ऐसा रोम्बस जिसके चारों कोण 90 डिग्री का ना हो, मतलब जो कि वर्ग ना हो, उसके बाहर से सर्किल कभी पास नहीं करेगा। इन चीज़ों पे खूब मंथन करना, सवाल आसान लगेगा। अगर इन कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके सवाल बनाएगा ना तो फिर सवाल आपका देखते ही बन जाएगा। बार बार रिपीट करना, इन चीज़ों को समझना, हड़बड़ाना मत, क्योंकि एक बार आप मेहनत करेंगे तो साल भर का समय लगेगा क्रैक करने में, और हड़बड़ाएंगे कि जल्दी जल्दी हो जाए हमारा तो फिर कई साल लग जाएगा। चलिए अब देखिए, बात है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का। अभी हम लोग समांतर चतुर्भुज पढ़ रहे हैं, फिर स्पेसिफिक टाइप ऑफ पैरेललोग्राम यानी समचतुर्भुज, रेक्टेंगल, स्क्वायर, इन सब चीज़ों को भी पढ़ेंगे। अगर इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो आप क्या कीजिएगा बोलिए? ये है ए, ये है बी, फिर ये भी ए हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो अब क्या क्या दिया हुआ है उस पर डिपेंड करता है ना? अगर ये थीटा है तब इसका एरिया आराम से निकाला जा सकता है। दोनों एडजेसेंट साइड के बीच का कोण अगर आपको दिया हुआ रहे तो इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आप आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? यहाँ से पहले तो एक डायगोनल खींच देंगे ऐसे। अब ये समांतर चतुर्भुज दो सर्वांगसम त्रिभुज में बट गया। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के 2 से गुना कर दो, आपका क्षेत्रफल पूरे समांतर चतुर्भुज का आ जाएगा। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बंधु आपको यहाँ से एक लंब डालना पड़ेगा, और अगर ये ए है तो ये ए साइन थीटा होगा। 25वां बार ये कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हम कर रहे होंगे। ठीक है, ये होगा ए साइन थीटा और ये वाला हो जाता है ए कॉस थीटा। खैर इसकी भी आवश्यकता नहीं है।
तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा 1/2 इंटू बी इंटू ए साइन थीटा। तो पूरे का एरिया क्या हो जाएगा 2 से गुना कर दो, दैट मीन्स ए बी साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा बंधु एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपका क्या हो जाएगा ए बी साइन थीटा। ठीक है, जहां थीटा क्या है 2 एडजेसेंट साइड के बीच का एंगल। अब ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, रखिएगा कि अगर कोई ट्रायंगल है जिसमें ये आपको 6 दिया हुआ रहे और ये 8 दिया हुआ रहे और ये 30 डिग्री दिया हुआ रहे, तो इस ट्रायंगल का भी एरिया आप आराम से निकाल लीजिएगा 1/2 इंटू 8 इंटू 6 इंटू साइन 60। ये क्या हो जाएगा इस ट्रायंगल का एरिया। चूँकि अभी तक ट्रायंगल में इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी थी कि 2 साइड दिया हुआ है और उसके बीच का कोण दिया हुआ है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, लेकिन अगर कभी ऐसा आए तो आप आराम से निकाल ले सकते हैं। और कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान में रखना कि हमने क्यों ऐसा किया, क्योंकि यहाँ से परपेंडिकुलर डाला और ये क्या हो गया ए साइन थीटा, नीचे वाला क्या है बी, तो एरिया क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बी इंटू ए साइन थीटा। चलिए